लखनऊ की पुरानी गलियों को पार करती हुई दोपहर की तेज धूप में एक औरत सड़क पार कर रही थी। गर्मी इतनी थी कि पेड़ों की छांव तक जैसे गायब हो गई थी। सड़क के किनारे वाले पान और समोसे के ठेले वाले तक अपना सामान समेटने लगे थे। ऐसे में धूल और पसीने से लथपथ एक औरत कांपते पैरों से शहर के सबसे बड़े शादी हॉल के बाहर पहुंची। नाम था उसका सलमा खातून। आंखों में नींद नहीं थी, बस एक उम्मीद थी, शायद उसका बच्चा अपने बाप को एक बार देख ले। उसकी साड़ी पुरानी थी, जगह जगह से फटी हुई, रंग ऐसा जैसे धूप ने चूस लिया हो। सिर से पसीना टपक रहा था। गोद में 8 महीने का बच्चा था, भूख और गर्मी से थककर अब चुप बस मां से चिपका हुआ। आज उसी के पुराने शौहर राजेश वर्मा की शादी थी। बड़ा आदमी बन गया था, अब बिजनेसमैन। सलमा को किसी ने नहीं बुलाया था, न किसी ने पूछा, न कोई न्योता। लेकिन सलमा के पास एक चीज थी, एक पुराना सा शादी का कार्ड। वही कार्ड जो कभी राजेश ने उसे दिया था जब कहा था, तुझे अपनी दुल्हन बना के ले जाऊंगा। शादी हॉल के बाहर गेट पर खड़ा था एक गार्ड, लंबा हट्टा कट्टा। वो सलमा को ऊपर से नीचे तक घूर कर बोला, कहाँ चली आ रही हो? यहाँ भिखारियों की एंट्री नहीं। कोई कार्ड वार्ड है तो दिखाओ। सलमा ने चुपचाप कांपते हाथों से वो पुराना कार्ड आगे बढ़ाया। गार्ड ने ऐसे देखा जैसे कोई गंदा कपड़ा छू लिया हो, फिर हंस के बोला, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं ठीक से। कौन हो तुम? कहाँ से आई? हटो इधर से। सलमा कुछ नहीं बोली, सिर झुकाए खड़ी रही। अंदर शहनाइयां बज रही थीं। हॉल सजाया गया था सफेद सुनहरे पर्दों से, और लोग महंगे कपड़े, भारी जेवर, खुशबुओं से लदे मुस्कुरा रहे थे, फोटो खींचवा रहे थे। उसी चमक धमक के पार एक कोने में खड़ी थी सलमा, आंचल में बच्चा लपेटे, चुपचाप जैसे कोई परछाई। तभी स्टेज के पास खड़ा दूल्हा सफेद शेरवानी में मुस्कराता हुआ इधर उधर देख रहा था। वही था राजेश। उसकी नजर जैसे ही सलमा पर पड़ी, मुस्कान गायब, चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से नीचे आया। सलमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी शादी है। सलमा ने नजरें नहीं उठाईं। बच्चे को सीने से लगाए बस धीमे से बोली, कुछ नहीं मांगने आए, बस चाहती हूँ ये बच्चा, तुम्हारा बच्चा, एक बार अपने बाप को देख ले। राजेश का चेहरा तमतमा गया। क्या बेहूदगी है ये? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? ये कोई ड्रामा है। ये बच्चा मेरा नहीं है, समझी? निकलो यहाँ से। भीड़ खुसर पुसर करने लगी। कोई मोबाइल निकालने लगा, कोई वीडियो बनाने लगा। सलमा की आंखें बस झुकी रहीं। फिर एक बार बोली, राजेश, ये तुम्हारा खून है, बस एक बार देख लो इसे, फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन राजेश अब जैसे पत्थर बन चुका था। मुझे नहीं पता तू कौन है। एक और शब्द बोला तो सिक्योरिटी बुला लूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से में आकर सलमा की बांह पकड़ ली और धक्का दे दिया। सलमा लड़खड़ाई, नीचे गिर पड़ी। बच्चा जोर से चीख पड़ा। सलमा की चप्पल दूर जा गिरी। उसका घुटना छिल गया, गर्म जमीन पर खून बहने लगा। भीड़ चुप थी, कोई पास नहीं आया, कोई कुछ नहीं बोला। सलमा उठी, आंचल से बच्चे का चेहरा पोंछा और धीरे धीरे चल पड़ी वहां से दूर। हर कदम पे घाव रिश्ता रहा। पीछे रह गया हंसी ठहाकों वाला हॉल, शादी के गीत, सजावट, और एक बाप जो अपनी औलाद से मुंह मोड़ चुका था। शादी ब्याह का शोर, हंसी ठहाके, मिठाइयाँ और सजावट, इन सब से बहुत दूर एक वीरान गली के कोने में सलमा अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। सामने एक सुनसान सड़क थी, जिसके दोनों ओर बंद पड़ी दुकानें थीं। दुकानों की टीन की छतें गर्म हवा में ऐसी खड़क रही थी जैसे कोई भूतिया आवाज हो। आसपास कोई नहीं था, न आदमी न औरत, बस धूल उड़ती थी और हवा में अजीब सी चुभन थी। हर झोंका जैसे सलमा के जख्मों को और कुरेदता था। सलमा, उम्र कोई 32 के आसपास, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ, आंखें सूखी जैसे रोते रोते अब आंसू भी थक गए हों।
उसकी साड़ी भी फटी हुई थी, सरसों रंग की, लेकिन अब तो रंग भी फीका पड़ चुका था। बाल उलझे हुए किसी तरह सिर पर बांध रखे थे, और गोद में 8 महीने का बच्चा भूख से रो रो कर चुप हो चुका था, अब बस माँ की छाती से लगा पड़ा था। सलमा की नजरें बार बार सड़क की तरफ जाती, सोचती शायद कोई रुक जाएगा, पूछेगा, बहन जी ठीक हो? क्या चाहिए? लेकिन हर गाड़ी धूल उड़ाती निकल जाती। हर उम्मीद एक और चोट बन जाती। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। और जब बाप को पता चला कि सलमा एक हिंदू लड़के राजेश वर्मा के प्यार में पड़ गई है और बिना शादी के माँ बनने वाली है, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। तब से सलमा का कोई नहीं था, न घर, न रिश्तेदार, न दोस्त। बस ये बच्चा था उसकी जान, और वही भी भूख से तड़प रहा था। कई दिन से उसके मुंह में अन्न का एक दाना नहीं गया था। दूध तो कब का सूख चुका था। बच्चे की हर चीख सलमा के सीने को चीरती, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उधर हवा अब तेज हो गई थी, धूल आंखों में जा रही थी। उसने आंचल से पोंछा, मगर वो आंचल अब बस एक कपड़ा भर रह गया था, जो न छांव दे सकता था न गर्मी। तभी दूर से एक खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई ठेला आ रहा हो। देखा तो एक बूढ़ी औरत आ रही थी, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, नीली पुरानी साड़ी, सिर पर सफेद दुपट्टा। वो दूध फेंकने जा रही थी। ये देखकर सलमा की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक आई। वो झट से उठी, कांपते पैरों से उसके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, माँ जी थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है। बूढ़ी औरत रुकी, एक नजर सलमा पर डाली। देखा चेहरे पर धूल, आंखों में थकावट, कपड़े फटे, और गोद में वो बच्चा जो अब रोते रोते शांत हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने ठेले के नीचे से एक बोतल निकाली, उसमें बचे हुए दूध को डाला और सलमा के हाथ में थमा दिया। सलमा कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस नम आंखों से झुककर शुक्रिया किया और बच्चे को दूध पिलाने लगी। बच्चा अब चुप था, जैसे यही दूध उसकी सारी दुनिया हो। माँ की गोद में सुकून से सो गया। उस रात सलमा के पास न चादर थी, न कोई बिस्तर। उसने बस अपने आंचल में बच्चे को लपेटा और एक बंद दुकान की दीवार से सटकर बैठ गई। आसमान काला था, न चांद था, न तारे। नींद उसकी आंखों में भरी थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। वो सब कुछ जो उसने पिछले कुछ हफ्तों में खोया था, उसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन उसी अंधेरे में, उसी चुप्पी में, उसने अपनी मुट्ठी बांधी और तय कर लिया, अब और नहीं। अब वो किसी से भीख नहीं मांगेगी। अब उसे किसी की दया नहीं चाहिए। अब उसे चाहिए इंसाफ। दिल्ली की गर्म दोपहर अब ढल रही थी। सूरज थककर पीछे हट रहा था और सड़कों पर छांव लंबी होती जा रही थी। ट्रैफिक की आवाजें भी अब धीमी और सुस्त सी लग रही थीं। शादी हॉल के अंदर सब कुछ अपने पूरे शबाब पर था। ढोल बज रहे थे, लोग हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। लेकिन बाहर, बाहर एक और दुनिया थी, सलमा की टूटी दुनिया। वो धीरे से दरवाजा धकेल कर बाहर निकली। आंखें सूज चुकी थीं, आंसू अब बचे ही नहीं थे। कपड़े वैसे के वैसे थे, हल्की साड़ी जो अब धूल और जिल्लत से लथपथ थी। लेकिन उससे ज्यादा उसके चेहरे पर वो जख्म थे जो किसी ने देखे ही नहीं। भीड़ अब भी उससे घूर रही थी, जैसे कोई तमाशा देख रही हो। सलमा चुपचाप आगे बढ़ गई। कोई मंजिल नहीं, कोई रास्ता नहीं। बस अपने बच्चे को सीने से चिपकाए वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जा बैठी। बच्चा भूखा था, मगर थककर सो गया था। सलमा उसकी सांसें अपने गाल से महसूस कर रही थी, जैसे वही उसे जिंदा रख रही हो। गाल पर अभी भी राजेश का धक्का जल रहा था। बस हाथ का नहीं था, वो एक पूरी साजिश थी। जैसे कोई आदमी चाहता हो कि एक औरत हमेशा के लिए गुमनाम हो जाए। राजेश ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, जैसे कभी उसका कुछ रहा ही नहीं। लेकिन सलमा सब समझ रही थी, ये सब यूं ही नहीं हुआ।
राजेश को डर था कि अगर सच बाहर आ गया तो उसका सब कुछ उजड़ जाएगा। वो चाहता था कि सलमा चुप रहे, कहीं कोने में मर खप जाए। पर सलमा अब चुप रहने नहीं आई थी। उसी वक्त पास की गली से कुछ सफाई वाले आ रहे थे, शायद होटल में काम करने वाले लोग। उनमें एक बूढ़ी औरत थी, झुकी कमर, माथे पर पसीना, पुरानी सी नीली साड़ी। उसकी नजर सलमा पर पड़ी। वो 2 पल रुकी, फिर धीरे धीरे उसके पास आए। झोले में से पानी की बोतल निकाली और सलमा की तरफ बढ़ा दी। सलमा ने झिझकते हुए पानी लिया और धीरे धीरे पीने लगी। उसकी नजर बच्चे पर थी जो उसकी गोद में चैन से सो रहा था। बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा है? सलमा ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। पिता नहीं है। सलमा की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू नहीं बहे। बस इतना बोली है, पर उसने मानने से इनकार कर दिया। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और वहीं पास में बैठ गई। फिर बोली, तो क्या हुआ? जब औरत माँ बनती है ना, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उसमें आ जाती है। आदमी नाम देता है, लेकिन माँ जिंदगी देती है। सलमा पहली बार रुकी। पहली बार किसी की बात सुनी जो उसके दर्द को समझ रहा था। उस औरत ने चुपचाप अपना झुर्रियों वाला हाथ सलमा के हाथ पर रखा। वो हाथ थका हुआ था, पर उसमें भरोसा था। मैं भी अकेली माँ थी, उसने कहा। शौहर जल्दी चला गया। बच्चे छोटे थे। सबने कहा, अब क्या करेगी? लेकिन मैं लड़ी। दिन रात काम किया। आज मेरे दोनों बेटे अपने पैरों पर हैं। सलमा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। कुछ देर बाद वो चुपचाप खड़ी हुई। बूढ़ी औरत ने पूछा, अब कहाँ जाएगी? सलमा ने कहा, पता नहीं, पर कहीं तो जाना है। ऐसा कोई रास्ता जहां मुझे किसी पहचान की जरूरत ना पड़े। उस रात जब शहर थक चुका था, दुकानें बंद हो रही थीं और लाइटें बुझ रही थीं, सलमा अपने बेटे को गोद में लेकर पैदल चल रही थी। ना किराया था, ना मोबाइल, ना कोई ठिकाना। लेकिन अब उसके पांवों में एक नई ताकत थी। उसके अंदर कोई आवाज थी जो कह रही थी, अब और नहीं। हर कदम पर वो अपने टूटे सपनों को समेट रही थी। हर सांस के साथ वो खुद को फिर से जोड़ रही थी। उसका बदन थका था, दिल टूटा था, मगर उसके बेटे की सांसें उसे जीने का हौसला दे रही थीं। शहर की हर दीवार जैसे उसे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, तू अब क्या करेगी? और सलमा हर बार आगे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब रुकना हारना था। अब वो डर नहीं रही थी। अब वो बस एक ही बात सोच रही थी, मैं मिटने नहीं आई, मैं लड़ने आई हूँ। अगली सुबह की ठंडी हवा सलमा के चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। गोद में बच्चा लिए वो तेजी से एक छोटे से दफ्तर की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं था, एक एनजीओ, गैर सरकारी संस्था थी। वहां उन औरतों की मदद की जाती थी जिनके साथ जुल्म हुआ हो। सलमा की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि कई सालों का बोझ और थोड़ा सा हौसला लिए वो पहुंची थी। उसका बेटा उसकी गोद में सो रहा था, जैसे उसे पहली बार चैन मिला हो। दफ्तर बाहर से साधारण सा दिखता था, लेकिन उसके लिए ये किसी आश्रय से कम नहीं था। सलमा ने डरते डरते दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। थकी हुई दिख रही थी, पर उसकी आंखों में अपनापन था, जैसे कोई अपनेपन से सुनना चाहता हो। जी, उस महिला ने पूछा। सलमा की आवाज कांप रही थी, मेरा नाम सलमा है। मुझे इंसाफ चाहिए। वो औरत 2 पल उसे देखती रही, फिर पूरा दरवाजा खोल दिया। अंदर आ जाओ। कमरा छोटा था, लेकिन सलमा को वहां पहली बार राहत सी महसूस हुई। दीवारों पर पोस्टर लगे थे, अपने हक के लिए बोलो, डरना नहीं है, तुम अकेली नहीं हो, जैसे ये सब उसी के लिए लिखा गया हो। सलमा ने अपनी पूरी कहानी बता दी, कैसे राजेश नाम का एक पुलिस अफसर उसे शादी का वादा करके साथ रखा, फिर अचानक गायब हो गया। और अब जब वो बच्चे के साथ उसके सामने पहुंची तो उसने कहा कि वो उसे जानता ही नहीं। वहां बैठी औरतें हैरान रह गईं।
राजेश शर्मा एक बड़ा अफसर, ऊपर से दबदबा भी, और ये पूरी सच्चाई उसके पीछे छुपी हुई। महिला कार्यकर्ता ने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सलमा ने बैग खोला, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल की पर्चियां और कुछ तस्वीरें जिनमें वो और राजेश साथ थे। एक फोटो में दोनों मंदिर में माला पहने खड़े थे, जैसे शादी हो रही हो। महिला ने वो फोटो देखी और एक पल में समझ गई, ये कोई झूठा मामला नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, उसने साफ शब्दों में कहा। एनजीओ ने तुरंत अपनी लीगल टीम को बुलाया। वकीलों ने केस की तैयारी शुरू कर दी, और जब सारे कागज इकट्ठा हो गए तो मीडिया को खबर दी गई। कुछ ही दिनों में न्यूज़ चैनलों पर हेडलाइन आने लगी। पुलिस अफसर पर आरोप, महिला ने खुद को पत्नी बताया, बच्चे की तस्वीरों और सबूतों के साथ पेश हुई। सलमा की आवाज़ एक मां की लड़ाई बन गई, एक मिसाल। उधर राजेश शर्मा ऑफिस में बैठा टीवी पर ये सब देख रहा था। जहां कभी वो खुद को ताकतवर समझता था, अब अपने ही नाम से डरने लगा था। इधर गो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। सलमा को स्टेज पर लाया गया। वो सादे लेकिन साफ कपड़ों में थी। माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में मजबूती। जैसे ही कैमरे चालू हुए, पत्रकारों की भीड़ जुट गई। लेकिन सलमा घबराई नहीं। उसने माइक उठाया और बोली, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को उसका हक मिले। मैं चाहती हूँ कि जब वो बड़ा हो तो उसे पता चले कि उसकी माँ ने हार नहीं मानी। वो डरी नहीं, लड़ी खड़ी रही। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर ताली बजने लगी। पीछे बैठी कई औरतों की आंखें भर आईं। एक महिला रिपोर्टर ने बगल में बैठी साथी से कहा, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये बहुतों की हिम्मत बनेगा। कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। सलमा से मिलने के लिए कई औरतें आगे आईं। किसी ने उसका हाथ पकड़ा, किसी ने कहा, तुमने हम सबको हिम्मत दी है। एनजीओ की प्रमुख महिला ने सलमा के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब तुम अकेली नहीं हो। उस रात सलमा गो के कमरे में अपने बेटे को दूध पिला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो दुख के नहीं थे। वो खुशी और गर्व के थे। उसे पता था अब उसके डर की चुप्पी टूट चुकी है। गो के बाहर लगे बोर्ड को हवा हिला रही थी, जैसे वो भी सलमा की हिम्मत को सलाम कर रहा हो। और दूर कहीं एक सच्ची आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं डरने नहीं आई थी, मैं लड़ने आई थी। अब मामला ऐसे मोड़ पर आ गया था जहां से लौटना नामुमकिन था। कोर्ट में सलमा और राजेश आमने सामने थे। एक तरफ थी सलमा अपने बच्चे के नाम और हक के लिए लड़ती हुई एक मां, और दूसरी तरफ राजेश जो अब भी अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहा था। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। पत्रकार, वकील, सामाजिक संस्थाओं की महिलाएं और कई आम लोग भी, जिनका इस केस में अब गहरा इंटरेस्ट हो गया था। मीडिया में ये केस इतना फैल चुका था कि पूरा शहर इस पर नजरें गड़ाए बैठा था। राजेश के वकील ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। चेहरे पर तो कॉन्फिडेंस था, लेकिन आवाज में एक अजीब सी बनावट। माय लॉर्ड, वो बोला, मेरी मुवक्किल के पास ये साबित करने का कोई पक्का सबूत नहीं है कि इनका और राजेश शर्मा का कोई वैवाहिक रिश्ता रहा है। न शादी का सर्टिफिकेट, न रजिस्ट्रेशन। और आजकल औरतें ऐसी झूठी कहानियां गढ़कर शरीफ आदमियों को फंसाती रहती हैं। कोर्ट में कुछ लोग कानाफूसी करने लगे, लेकिन जज ने सबको शांत करवा दिया। अब सलमा की बारी थी। वो धीरे धीरे कटघरे तक पहुंची। चेहरा शांत, आंखों में आत्मविश्वास। हाथ में अपने सारे सबूतों की फाइल थी। मैंने उस इंसान से मोहब्बत की थी, उसने कहा, और उसने भी वादा किया था कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। उसने मुझे अपने साथ रखा, लेकिन दुनिया से छुपाकर। जब मैंने उसे बताया कि मैं मां बनने वाली हूं, तो उसने मुंह फेर लिया। बोला, उसका समाज और परिवार इस रिश्ते को कभी नहीं मानेगा। सलमा की आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैंने अपने माँ बाप तक से रिश्ता तोड़ दिया, बस इसलिए कि हमारे बच्चे को एक पूरा परिवार मिल सके।
लेकिन जब उसे पता चला कि मैंने बच्चा जन्म दिया है, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। कोर्ट में एकदम सन्नाटा छा गया। फिर सलमा ने सबूत पेश किए, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अस्पताल की रिपोर्टें और वो तस्वीरें जिसमें वह और राजेश साथ में दिख रहे थे। एक फोटो में तो मंदिर की शादी की रस्में तक नजर आ रही थीं। अब किसी की भी आंखें झूठ नहीं देख पा रही थीं। राजेश, जो अपने वकील के पीछे चुपचाप बैठा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब उसमें पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसका सिर झुका हुआ था। कोर्ट ने थोड़ी देर के लिए कार्यवाही रोक दी। बाहर पत्रकारों ने राजेश को घेर लिया। सर, आप सलमा को जानते हैं? क्या ये इल्जाम झूठे हैं? डीएनए टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं? राजेश ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जैसे किसी साए से भाग रहा हो। फिर अगली सुनवाई में कोर्ट ने आदेश दिया, बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। सलमा ने बिना झिझक हाँ कर दी। उसे खुद पर और अपने सच पर पूरा भरोसा था। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। कोर्ट में जब रिपोर्ट पढ़ी गई तो सबके सामने सच्चाई आ गई। राजेश शर्मा ही सलमा के बेटे का जैविक पिता है। बस ये एक लाइन जैसे सब कुछ साफ कर गई। राजेश के वकील भी अब चुप थे। सलमा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। कोर्ट ने फैसला सुनाया। 1. बच्चे को राजेश का नाम और कानूनी हक मिलेंगे। 2. सलमा को मानसिक पीड़ा देने और अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए राजेश पर अलग से केस चलेगा। 3. और अदालत ने कहा कि ये केस हर उस महिला के लिए मिसाल बनेगा जो सच्चाई के साथ खड़ी होती है। कोर्ट के बाहर सलमा अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी। हल्की सी धूप निकल आई थी और आसमान एकदम साफ था, जैसे सब बादल हट गए हों उसके लिए। लोग उसे देख रहे थे, कोई उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था, जैसे पहली बार किसी को इतना मजबूत देखा हो। तभी एक पत्रकार ने पूछा, सलमा जी, अब कैसा लग रहा है? सलमा मुस्कराई, थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं थी, ये हर उस औरत की आवाज थी जिसे कमजोर समझा गया। आज मेरा सच सिर्फ मुझे नहीं, औरों को भी हिम्मत देगा। इतना कहकर वो अपने बेटे की ओर देखती है और उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो सिर्फ जीत के बाद मिलता है। गांव के उस कोने पर, जहां बरसात के बाद कच्चा रास्ता कीचड़ में बदल जाता था और सुबह की पहली किरण बैल की घंटी से टकरा कर आती थी, वहीं एक छोटा सा घर था, मिट्टी और पुआल से बना हुआ। छत से हर बारिश में पानी टपकता था, दीवारों पर पुराने फटे चिटे कैलेंडर लटके रहते और आंगन में एक टूटी खाट पड़ी रहती थी, जहां हर शाम हरिराम बैठकर सूरज को डूबते देखता। हरिराम एक सीधा सादा किसान था। दिन भर खेतों में मिट्टी से सना रहता, मगर उसका मन बस उसके बेटे अर्जुन के सपनों में उड़ता था। उसकी पत्नी गौरी धुएं वाले चूल्हे के सामने बैठी गीली लकड़ियों से जूझती, आंखें मसलती, फिर भी एक पल के लिए नहीं थकती थी। उसकी सारी दुनिया सिर्फ उसका बेटा था। अर्जुन जब किताबें पढ़ते पढ़ते माँ से पूछता, माँ, अंग्रेजी में सपना को क्या कहते हैं? तो माँ हंसकर कहती, ड्रीम बेटा, और तेरा ये सपना हमारी आंखों में भी है। अर्जुन गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। किताबें फटी थीं, पन्नों पर धब्बे थे, लेकिन उसके सपने चमकदार थे। वह खेत के किनारे बैठकर आसमान के बादलों को देखता और बोलता, माँ, एक दिन मैं उड़ जाऊंगा उन सफेद बादलों के पार। माँ उसकी थाली में रोटी परोसते हुए चुपचाप सोचती, सपना तो बड़ा है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है? लेकिन अर्जुन की मेहनत रंग लाए। 12वीं में उसने टॉप किया और पूरे गांव में ढोल बज उठे। लोग मिठाइयां बांटने लगे, लेकिन इस खुशी के साथ एक नई चिंता आई, आगे की पढ़ाई कैसे होगी। अर्जुन को एक नामी विदेशी यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी, लेकिन टिकट, पहले साल की फीस और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। उस रात हरिराम छत पर लेटा ऊपर टपकते आसमान को देखते हुए सोचता रहा, भगवान, तूने मेरे बेटे को पंख तो दे दिए, अब उड़ने का आसमान भी दे दे। अगली सुबह वो साहूकार लाला कन्हैयालाल के पास गया। लाला अपनी कुर्सी पर झूला ले रहा था।
हाथ में सुपारी और चेहरे पर हमेशा की तरह कुटिल मुस्कान। हरिराम, उसने दांत दिखाकर कहा, पैसे तो मिलेंगे मगर ब्याज हर महीने लगेगा। 3 साल में पैसे नहीं लौटे तो खेत और घर मेरे होंगे। सोच ले। हरिराम ने कुछ नहीं कहा, बस पुराने कागजों पर चुपचाप अंगूठा लगा दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। गौरी ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? हरिराम ने बस इतना कहा, तेरे बेटे को अब उड़ने का आसमान मिल गया है और हम दोनों उसके नीचे की जमीन बनेंगे। अर्जुन पहली बार प्लेन में बैठा। प्लेन ऊपर चढ़ रहा था और नीचे खेत, गांव और माँ बाप की परछाइयां पीछे छूट रही थीं। विदेश की जिंदगी तेज थी, चकाचौंध भरी, लेकिन निष्ठुर। वहां किसी को किसी का नाम याद नहीं रहता, सब कुछ बस प्रोजेक्ट, डेडलाइन और टारगेट में चलता था। अर्जुन भी इसी में बह गया, दिन भर पढ़ाई, लैब और फिर नौकरी। शुरू शुरू में हर रविवार माँ को फोन करता, बाबूजी की तबीयत पूछता, उनकी खांसी सुनकर घबरा जाता। लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होते गए। अब उसकी डायरी में मीटिंग्स की तारीखें थीं, माँ का जन्मदिन नहीं। एक दिन गौरी ने उदासी से कहा, हरिराम, अब अर्जुन बहुत बड़ा आदमी बन गया है, शायद अब हम उसके छोटे से नए दुनिया में फिट नहीं बैठते। हरिराम चुप रहा। उसने अपनी फटी बनियान से चुपचाप आंसू पोंछ लिए, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आवाज के। गर्मी की दोपहर थी। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं, जैसे पूरा गांव किसी पुरानी थकावट की नींद में हो। लोग अपने अपने घरों के अंदर बैठे थे, दरवाजे बंद, खिड़कियां अड़ी हुई और बाहर धूप ऐसी कि सांस लेना भी भारी लगे। लेकिन हर महीने की एक खास दोपहर होती थी जब एक लाल रंग की पुरानी लेकिन दमदार जीप गांव में धूल उड़ाते हुए घुसती थी। बच्चों के खेल रुक जाते थे और औरतें अपने पल्लू चेहरे पर डाल लेती थीं। सब जानते थे, लाला कन्हैयालाल आ गया है। लाला की जीप सीधे हरिराम के टूटे से घर के सामने रुकती। जीप से पहले उतरते थे उसके 2-3 चमचे और फिर उतरता था खुद लाला, भारी पेट, गले में सोने की चेन, हाथ में पान की डिबिया और मुंह में लाल लाल पान की पीक। आंखों में गुस्सा नहीं, जैसे जलता हुआ सवाल हो, ओ हरिराम, कहाँ मर गया बे? लाला की गरजती आवाज गली में फैल जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजे के परे से कांपता हुआ हरिराम निकलता। सिर नीचा, पसीने से तर गमछा कंधे पर और चेहरा ऐसा जैसे जमीन निगल जाए। लाला जी, अर्जुन से बात करूंगा। अगले महीने तक बात करेगा। लाला हंसता और उसकी हंसी में जहर होता। 4 महीने से यही बात सुन रहा हूं। अगली बार आया ना तो घर के कागज ले जाऊंगा, फिर बेटा विदेश में चाहे जहाज उड़ाए या होटल में बर्तन मांजे। गौरी, हरिराम की बीवी, चुपचाप आंगन की सीली चौखट पर बैठी रहती थी। उसकी आंखें बोलती थीं, मगर जुबान चुप थी। वह जानती थी, जो भी वो बोलेगी, वो अर्जुन तक नहीं पहुंचेगा। जब लाला चला जाता, घर के ऊपर बस सन्नाटा रह जाता। हरिराम दरवाजे के पास पड़ी चारपाई पर बैठ जाता, दोनों हाथों से सिर पकड़ लेता। गौरी चुपचाप एक लोटा ठंडा पानी रख जाती। फिर वहीं खड़ी होकर धीरे से कहती, सपने पैसे से नहीं, भरोसे से पलते हैं हरिराम। लेकिन जब बेटा ही सपना बन जाए तो फिर क्या माँ बाप को टूट जाना चाहिए? उसकी आवाज में अब भी कुछ जान बाकी थी, लेकिन आंखें जैसे हर रोज कुछ और बुझ जाती। अब गौरी पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। रोटियां बेलती तो कुछ बुदबुदाती रहती, जैसे किसी अनदेखे बेटे से बात कर रही हो। हर शाम तुलसी के आगे दीपक जलाती और दीपक की लौ के पीछे उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिक जाती। शायद आज अर्जुन का फोन आए। शायद आज रात में जब हरिराम थकी हुई हड्डियां लिए चारपाई पर लेट जाता, गौरी धीरे से पूछती, आज भी अर्जुन का फोन नहीं आया? हरिराम करवट बदल लेता, नहीं, शायद बिजी होगा। लेकिन दोनों के मन में एक ही बात घूमती थी, अब बेटा नहीं आएगा। सिर्फ दूरी ज्यादा नहीं हुई थी, अब तो रिश्ते भी दूर हो गए थे। एक दिन गौरी ने खुद फोन मिलाया। घंटी बजती रही और फिर एक बेजान सी आवाज आई, आप जिस ग्राहक को कॉल कर रहे हैं वह इस समय उपलब्ध नहीं है। गौरी के हाथ ढीले पड़ गए। फोन गोद में रखकर वह बस बुदबुदाती रही, इतनी बड़ी दुनिया में मेरे बेटे के पास अपनी माँ के लिए एक पल भी नहीं बचा।
दूसरी तरफ अर्जुन अब एक नई दुनिया में था, विदेशी दफ्तर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, चमचमाते कपड़े, डॉलर की कीमत, मीटिंग्स की घड़ी। मगर माँ की आंखों का इंतजार और बाप की झुकी पीठ, इनकी कोई वैल्यू अब उसके एक्सेल शीट में नहीं थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। अर्जुन का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर गांव का नंबर देखकर वह झुंझला गया। फिर कौन होगा? जैसे ही फोन उठाया, उधर से एक कांपती, डरती, डूबी हुई आवाज आई। भैया, रामू बोल रहा हूँ। माँ अब नहीं रही। एक पल को सब रुक गया। सांस अटक गई। क्या क्या कहा तूने? उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। भैया, रात में बहुत तबीयत बिगड़ गई थी। बहुत देर तक बस अर्जुन अर्जुन कहती रहीं। फिर चुप हो गईं, हमेशा के लिए। फोन हाथ से गिर गया। मीटिंग रुक गई। दफ्तर के शोर में भी अब अर्जुन को बस माँ की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन, एक बार आ जा बेटा। बस एक बार। वो उठ खड़ा हुआ, दौड़ते हुए बाहर निकला। उसी वक्त टिकट बुक किया। वो दौड़ पड़ा उस बीते कल की ओर, जिसे उसने खुद पीछे छोड़ दिया था। गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। लाल सूरज की किरणें दीवारों पर लिपटी थीं, जैसे किसी ने यादों की चादर ओढ़ा दी हो। आंगन सूना था। गांव के उत्तर छोर पर वही पुराना कच्चा रास्ता था जहां कभी अर्जुन बचपन में नंगे पांव भागता फिरता था। मिट्टी में लोट-पोट होना, खेतों की मेड़ों पर चढ़ जाना, कभी किसी की गाय के पीछे भागना, तो कभी माँ की आवाज सुनते ही धूल मिट्टी छोड़कर सीधे आंगन में भाग आना, यही उसका बचपन था। लेकिन इस बार जब अर्जुन उस रास्ते पर आया, तो उसके पांव भारी थे। कंधे झुके हुए, आंखें जमीन पर, और दिल में एक बोझ, ऐसा बोझ जो सालों की दूरी और पछतावे से भरा था। अब वो बच्चा नहीं था। उसके बदन पर चमचमाते कपड़े थे, हाथ में महंगा मोबाइल और ट्रॉली बैग था। लेकिन जो चीज नहीं थी, वो थी आत्मा की शांति। और वो अपने ही घर की दहलीज पर थका हारा, अंदर से टूटा इंसान बनकर पहुंचा। दरवाजे तक आया तो देखा आंगन की तुलसी सूखी पड़ी थी। वहां कभी माँ हर शाम दिया जलाती थी, अब वहां मकड़ी के जाले लटके थे। दीवारें सीलन से भरी हुई, दरवाजे की चौखट टेढ़ी हो गई थी, जैसे किसी ने बरसों से उसका सहारा न लिया हो। बरामदे में देखा, एक टूटी खाट पर एक झुकी हुई पीठ बैठी थी। सफेद दाढ़ी, बुझी हुई आंखें, वो थे उसके बाबूजी, हरिराम। धूप में भी उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। अर्जुन उनके सामने जाकर रुका। कुछ पल तक देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, बाबूजी। हरिराम ने धीरे धीरे गर्दन उठाए। देखा, एक पराया सा चेहरा, लेकिन आंखों में कुछ जाना पहचाना। उन्हें पल भर लगा कि ये सपना है या सच्चाई। अर्जुन उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी, मैं लौट आया, बहुत देर हो गई, माँ। हरिराम की आंखों से दो बूंद आंसू ढलक पड़े, पर चेहरा फिर भी पत्थर जैसा रहा। धीरे से सिर पर हाथ रखा और बोले, तेरी माँ हर रोज तेरा इंतजार करती थी। हर संझा तुलसी पर दिया रखती, कहती आज अर्जुन का फोन आएगा। त्योहार पर तेरा कुर्ता निकालकर रखती, अर्जुन आएगा, यही पहनेगा। और फिर एक दिन चुप हो गई। आवाज देना छोड़ दिया। बस दरवाजे की ओर देखती रहती थी। जैसे उसे यकीन था कि तू लौटेगा। अर्जुन के लिए ये शब्द किसी तीर की तरह थे। दीवार पर नजर गई, माँ की तस्वीर टंगी थी। धूल से ढकी माला, बुझी आंखों वाली तस्वीर। अर्जुन की आंखें डबडबा गईं। हरिराम फिर बोले, तू जहां गया वहां की बड़ी बड़ी बातें सीख ली। अंग्रेजी, गाड़ी, कपड़े, रेस्टोरेंट, सब समझ आया। पर माँ की वो चुप्पी कभी न समझ पाया। जो दर्द उसका था, उसका कर्ज भी तूने नहीं चुकाया। वो कर्ज सूद से नहीं, अब आंसुओं से बढ़ता है। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। सिर घुटनों में दे दिया और रोने लगा, जैसे बरसों से जमा हुआ पानी अब बह रहा हो। अब वह गांव में था, मगर वो अर्जुन नहीं था जो सपनों की पोटली लेकर विदेश गया था। अब उसमें कुछ टूट गया था, कुछ जो शायद लौटकर भी ना जुड़ पाए। घर के हर कोने में माँ की यादें थीं। वो थाली जिसमें माँ शुक्रवार को हलवा रखती थी, अब खाली पड़ी थी। तुलसी के सामने फिर से दिया जला, पर हाथ अब कांपते थे, बाबूजी के हाथ। अर्जुन अब हर शाम बाबूजी के पास बैठता, चुपचाप। बाबूजी बात करते, पुराने किस्से सुनाते, और अर्जुन बस सुनता।
तेरी माँ जब बारिश आती तो छत पर बाल्टी रखती थी। बाबूजी बोले, कहती अर्जुन को भीगना पसंद नहीं, बाल्टी रख दो। अर्जुन की आंखों से फिर चुपचाप आंसू बहने लगे। एक दिन गांव में वही साहूकार मिल गया जिसने कभी हरिराम से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। उसने अर्जुन को देखा और ताना मारते हुए बोला, अरे अर्जुन बाबू, बड़े साहब बन गए हो, पर बाबूजी का कर्ज चुका दिए, या वो भी माँ के साथ मिट्टी में मिला दिया। अर्जुन को जैसे जोर का तमाचा पड़ा हो। वो रात बाबूजी के पास आया और बोला, बाबूजी, अब मैं कर्ज नहीं, फर्ज चुकाऊंगा। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इसी मिट्टी में, इसी आंगन में। माँ की सांसें फिर से यहाँ बसाऊंगा। बाबूजी ने उसे देखा और पहली बार आंखों में एक हल्की सी रोशनी दिखी। बोले, तू लौट आया बेटा, बस यही काफी है। खेत सूख जाए, फसल ना हो, फिर भी किसान हर साल बीज डालता है। बाप का दिल भी वैसा ही है बेटा, कभी तुझसे खाली नहीं हो सकता। अर्जुन उनके गोद में सिर रखकर बैठ गया, जैसे बरसों बाद किसी बच्चे ने माँ बाप की गोद पाए हो। अब गांव में फिर से वसंत आ गया था। नीम की टहनियों पर नई कोंपलें फूट रही थीं, आंगन में तुलसी के पास फिर से हरियाली उगाई थी, जैसे माँ की आत्मा वापस लौटी हो। अब अर्जुन हर सुबह जल्दी उठता, बाबूजी के लिए गर्म पानी करता, झाड़ू लगाता और फिर खेतों की ओर निकल जाता। वही खेत जहां कभी माँ बाबूजी ने अपने सपने बोए थे, अब अर्जुन उनमें सेवा, प्रेम और पश्चाताप बो रहा था। एक दिन बाबूजी ने खेत की मिट्टी उठाकर कहा, देख बेटा, ये माटी न बड़ा जानती है न छोटा, इसमें सिर्फ मेहनत देखती है। बो, सींच और इंतजार कर, समय पर फल जरूर मिलेगा। अर्जुन ने मिट्टी लेकर माथे से लगाया। बाबूजी, इस मिट्टी में माँ की आवाज है, अब मैं इस आवाज को रोज सुनूंगा। फिर उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया, उनके लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, किताबें, रंग, सपनों से भरी जगह, पर इस बार सपने उड़ने के लिए नहीं, जमीन से जुड़ने के लिए थे। माँ के नाम पर एक संस्था शुरू की, मंजुला स्मृति केंद्र, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और किताबें मिलती। एक दिन मंदिर में भजन हो रहा था। अर्जुन ने बाबूजी का हाथ थामा और बोला, बाबूजी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर, ये खेत, ये गांव ही मेरी ऊंचाई है। बाबूजी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं थे, गर्व और संतोष के थे। उन्होंने अर्जुन को सीने से लगाया और बोले, बेटा, तू बड़ा आदमी नहीं, ऊंचा आदमी बन गया है। उस रात चांद पूरी गोलाई में चमक रहा था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, शांत, स्थिर, जैसे माँ मंजुला मुस्कुरा रही हो, कह रही हो, अब मेरा बेटा घर आ गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे इस चैनल पर बने रहिए।